ऐसे आइडियल टीचर भी मौजूद हैं जो बहुत सेक्रीफाइस करते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही का उनको एहसास होता है और वो बलिदान की भावना से समाज में काम कर रहे हैं, तभी समाज जो है वो टिका हुआ है और आगे बढ़ रहा है। जब आपको कोई काम ना मिले तो आप टीचर बने जी। अब ये बोलने में तो बड़ा आसान है, लोगों ने बोल दिया, लेकिन ये अपने आप में जब बहुत तक आपको डेंजरस कोई दूसरा काम ना मिले तब तक टीचर तब बन तक नहीं कर लेते। चलो कुछ नहीं मिला तो टीचिंग करवा लेते हैं, ऐसा करने ऐसा तो एक नॉर्म है। चलो कुछ नहीं करते तो स्कूल खोल देते हैं, वो सबसे खतरनाक नॉर्म है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे होना चाहिए स्कूल, कॉलेज या किसी भी संस्था का आंतरिक माहौल, टीचर और बच्चों के बीच का रिश्ता और क्यों मनोवैज्ञानिक रिसर्च इसे सबसे ज़रूरी मानती है। पेरेंट्स जब भी बच्चे से पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो उनका जो सवाल होता है उनसे वो यही होता है कि पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, क्या कमाएगा, आगे बढ़ के क्या काम करेगा, यानी बात ऐसे ही होती है पेरेंट्स की तरफ से। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर इफ्तिखार मलिक साहब। जो शिक्षक या पेरेंट्स, में शिक्षक अकेले को नहीं कह रहा हूँ, शिक्षक भी हो, पेरेंट्स भी हो और नॉर्मल इंसान सोसाइटी का भी हो, जो आज की जो जनरेशन है वो मोरल डिग्रेडेशन की स्टेज पे है कि इंडिविजुअल लेवल का जो उसका कंसाइंस है वो बिल्ड नहीं हुआ है, वो डिग्रेड हो गया है। सोसाइटी अपने आप में एक मोरल डिग्रेडेशन में चली गई है और अव्यवस्था ही नया नॉर्म बन गया है, नई प्रथा बन गई है। ऐसी सोसाइटी में हर कंपोनेंट बदतर से बदतर बन के ही अपना मुजाहरा करेगा और जो बच्चा ऐसा बागी नहीं बनता है वो इमोशनली ससेप्टिबल बनता है, सुसाइड कर लेता है। कि अब अपने इस ख्वाब को, यानी अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए माँ बाप सेक्रीफाइस भी करते हैं, यानी एक ये भी पार्ट है माँ बाप का कि वो सेक्रीफाइस करें, है ना। अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई बच्चों की तालीम के पीछे वो लगा दे रहे हैं। जब भी कोई कौम, जब भी कोई समाज गुलामी में आता है और वो अपना पर्पस ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस सही तरीके से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो जो लोग उस पर राज करने वाले होते हैं, जो उस पर जिनका उनके वो डोमिनेंट होता है, वो उनके एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। सलाम, आदाब, बातचीत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अरशद हुसैन। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे होना चाहिए स्कूल, कॉलेज या किसी भी संस्था का आंतरिक माहौल, टीचर और बच्चों के बीच का रिश्ता और क्यों मनोवैज्ञानिक रिसर्च इसे सबसे ज़रूरी मानती है। स्कूल प्रशासन, शिक्षक और पेरेंट्स तीनों का तालमेल बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। क्या आज की शिक्षा इंसान तैयार कर रही है या हमें ऐसी मशीनें मिल रही हैं जिनमें न संवेदना है न नैतिकता? क्या पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई को लेकर सिर्फ नंबर, रैंक्स और मार्क्स पर दबाव डाल रहे हैं या उनके विश्वास और मानसिक सेहत की भी कदर कर रहे हैं? कैसे कोचिंग सेंटर, ट्यूशन इंडस्ट्री हजारों युवाओं को एक अधूरे सपने के पीछे भगा रही है, जिसमें बस कुछ ही चमकते हैं, बाकी का कोई नामो निशान नहीं। आज के बदलते दौर में गुरु का सम्मान, संस्थान का असली मकसद और बाल केंद्रित शिक्षा क्यों सबसे अहम है? इन्हीं सब सवालों का जवाब और सच्चाई सिर्फ इस पॉडकास्ट में। अगर आप देश के भविष्य, अपने बच्चों और खुद अपनी चिंता करते हैं तो आइए पॉडकास्ट मिस मत कीजिए। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर इफ्तिखार मलिक साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपका आज के इस पॉडकास्ट में स्वागत करता हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस पॉडकास्ट। अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स जब भी बच्चे से पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो उनका जो सवाल होता है उनसे वो यही होता है कि पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा, क्या कमाएगा, आगे बढ़ के क्या काम करेगा, यानी बात ऐसे ही होती है पेरेंट्स की तरफ से। यानी ये बात नहीं होती है कि बड़े होकर कोई अच्छा इंसान बनना है, समाज को कुछ देना है, कुछ प्रगति करना है, देश के लिए कुछ काम करना है, ऐसी कोई बातें नहीं होती, सिर्फ कमाने की ही बातें हो रही होती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ असल में कि पेरेंट्स को ये दुविधा है, ये क्या है, ये कि पर्पस ऑफ एजुकेशन क्लियर नहीं हमारा, क्या होना चाहिए, आखिर ऐसी दुविधा क्या है और बच्चे को आमतौर पर इसी तरह की
बातें क्यों सुनने को मिलती है? तो अरशद साहब, आपने सवाल जो पूछा है वो बहुत अहम सवाल है। असल मसला ये है कि हम जिस जनरेशन में बच्चों को आज बड़ा कर रहे हैं जी। और वो पेरेंट्स जो उनको बड़ा कर रहे हैं, वो अपनी आगे आने पुरानी पीढ़ियों से कुछ चीज़ें सीखते आ रहे हैं। हम्म। एजुकेशन और तालीम असल में पिछली पीढ़ी से आने वाली पीढ़ी को सीखने को मिलने वाली चीज़ें होती है, उसे एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन का एक पर्पस ये होता है, मतलब एजुकेशन का एक मोड ये होता है कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सिखाती है। अब आज हम जिस माहौल में जी रहे हैं उसमें जो पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी के साथ डील कर रही है, वो अपनी पुरानी पीढ़ी से बहुत सारी बातें सीखती आ रही है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो पिछले 150-200 सालों से हमने मतलब विरसे में पाया है। उससे पहले ऐसा तो नहीं था, मतलब हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं था और बाकी जगहों पर भी शायद ऐसा नहीं था। लेकिन जब भी कोई कौम, जब भी कोई समाज गुलामी में आता है और वो अपना पर्पस ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस सही तरीके से मतलब उसको मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो जो लोग उस पर मतलब राज करने वाले होते हैं, जो लोग उस पर मतलब जिनका मतलब उनके वो डोमिनेंट होता है, वो उनके एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। ओके। तो हमारे यहाँ ये हुआ है पिछले 200 सालों में। हम बार बार मैकॉले का जो बात सुनते हैं, वो इंटेंशनली इस तरह के एजुकेशनल सिस्टम को डिजाइन किया गया था जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को उनके पर्पस ऑफ लाइफ और पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस को सीमित करके उनको सिखाया गया असल में कि उनका मतलब खाना पीना और उनका लाइफ का सस्टेनेबिलिटी उनकी जिंदगी का बेसिक क्वेश्चन बन के रह जाए। और एक इंसान होने की हैसियत से उसको इंसानियत को कंट्रीब्यूट क्या करना है। कोई भी गुलाम कौम जो होती है, मेंटली जो लोग सबऑर्डिनेट होते हैं, वो सिर्फ अपने एग्जिस्टेंस के आसपास ही उनका पूरा मतलब लिमिट होकर रह जाता है। मतलब उनका आइडिया ऑफ लाइफ वो समाज को, सिविलाइजेशन को या दुनिया को कंट्रीब्यूट करने के सिलसिले में कभी भी लंबा नहीं सोचते हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म चल के आने वाली प्रोसेस है जो आज आके यहाँ पे रुकी है। मतलब 150-200 साल की प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस का पार्ट ये है कि आज की जो पीढ़ी है, मतलब आज़ादी के बाद से भी हमने उसमें कोई चेंज नहीं किया है। वो मैकॉले का एजुकेशनल सिस्टम जो डिजाइन किया गया है तो उस जमाने में भी, तो वो कोई उसमें कोई खास चेंज नहीं आया है। तो आज की पीढ़ी ने भी, जो आने वाली पीढ़ी से मतलब डील कर रही है, उसने भी मतलब पर्पस ऑफ लाइफ को बहुत लिमिटेशन के साथ ही देखा है। तो फिर उसका सवाल भी अपने बच्चों को इसी तरह के रहते हैं, मतलब कि आप अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर सकेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे अपने आप को बचा के रखेंगे, अपना पेट कैसे पालेंगे। तो सारे क्वेश्चन उसी के आसपास घूमते हैं। तो इसका मुझे लगता है इसका असल रीजन ये है। यानी पिछले 75 सालों से देश ने जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था बनाई है वो उसी तरह से अभी तक चलती आ रही है। और उसमें जो आप बता रहे हैं कि मेन पार्ट सस्टेनेबिलिटी का है कि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए। एक दौड़ है ज़िंदगी जीने की जिसके पीछे वो लगे हुए हैं। तो फिर ये तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभी की जो पीढ़ी है वो भी वही लेके जाएगी, वही करने वाली है ना। तो हम ऐसा क्या दें उनको? अगर आपसे मैं पूछूं कि मुझे 1-2-3 चीज़ ऐसी बताएं आपको अगर करनी होगी, हाँ ये हम चेंज कर देना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाँ अगर ये कर लिया जाए तो आने वाली पीढ़ी जो है वो कुछ अच्छी चीज़ें लेके आगे बढ़ सकती है? देखिए, इसमें क्या है कि जब हम कोई तालीमी इदारा जब एस्टैब्लिश करते हैं तो वो तालीमी इदारे को एस्टैब्लिश करने के सिलसिले में हमारा जो बेसिक मिशन स्टेटमेंट या विज़न जो होता है उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। आज भी क्या होता है कि हम तो मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे अभी सही में, और उसको बहुत लार्जर कैनवास पे बाद में कभी इंशाल्लाह मौका और बात करेंगे। लेकिन आज भी तालीमी इदारे जब भी एस्टैब्लिश होते हैं, और देखिए अभी तो क्या है कि हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, उसमें भी जब कोई बात आती है तो हम जिस तरह के इदारे बनाने की बात करते हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, एम्प्लॉयबिलिटी की बात होती है, कितनी नौकरी मिलेगी उसकी बात होती है। तो आप जो चाहते हैं कि मतलब ये आने वाली पीढ़ी भी ऐसी पीढ़ी बन के न निकले और कुछ नया करके दिखाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे तालीमी इदारे जो एस्टैब्लिश हो रहे हैं उनके बेसिक पर्पस में बहुत सारी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। सर, पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या होता है? हम बच्चों के वर्ल्ड व्यू बनाते हैं, जिंदगी का नजरिया। वर्ल्ड व्यू का मतलब ये होता है कि आदमी फॉर एग्जांपल
दुनिया के बारे में क्या, अपने आप के बारे में क्या सोचता है, दुनिया में बाकी चीज़ों जो उसके आसपास है, जिसके साथ उसको इंटरेक्ट करना है, उसके बारे में वो क्या सोचता है, उसका ओपिनियन क्या बनता है, वो ओपिनियन मैटर करता है। शायद आपने मौलाना मौदूदी की किताब पढ़ी है, उसमें इस्लाम और जाहिलियत में उन्होंने कहा है कि सबसे पहली कोई चीज़ जो इंसान बनती है वो ओपिनियन बनती है। ओपिनियन के बेस पे वो फिर उसकी किसी भी चीज़ के साथ इंटरेक्ट करने का मतलब अपना वो पूरा डिजाइन बनाता है असल में। तो ओपिनियन बनाने का जो ओपिनियन जिस चीज़ के बेस पे बनता है वो वर्ल्ड व्यू होता है, और वर्ल्ड व्यू जो चीज़ बनाती है वो एजुकेशन बनाती है। तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को दुनिया के साथ किस तरह इंटरेक्ट करवाना चाहते हैं, आसपास के इंसानों के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, अपने घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, फिर दीगर कम्युनिटी के साथ, बाकी मखलूक़ात के साथ, और पूरे यूनिवर्स के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करे, उसका इंटरेक्ट का मोडस ऑपरेंडी क्या हो, वो आप डिजाइन करके उसको मतलब कन्वे करना चाहते हैं, उसमें डालना चाहते हैं, तो फिर आपका एजुकेशन सिस्टम भी उसी तरह से डिजाइन होगा असल में। तो मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि एजुकेशन वर्ल्ड व्यू बनाता है। वर्ल्ड व्यू किसी भी इंसान को दुनिया के साथ इंटरेक्ट करने के लिए एक ओपिनियन मेकिंग में काम लगता है, जिसके बेस पे वो इंटरेक्ट करता है और अपना आउटपुट देता है उसमें। तो ये मेरा उसमें जी। मानना है। अब अगर हम इंडिविजुअल यानी एक बच्चे की अगर हम बात करें, अब यानी आज NEP 2020 आया, उसने भी ये बात कही है शिक्षण संस्थानों के बारे में भी, और एक चीज़ उसमें कॉइन की गई है, वो है चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। आप ये भी वो कुछ ऐसी बातें कह रहे थे, वर्ल्ड व्यू बनना चाहिए उसका और सोचने के काबिल उसको बनाना चाहिए। लेकिन मैदान में जब हम देख रहे हैं तो यानी NEP 2020 में कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं, वो चीज़ें आई हैं, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी व्यवस्था में वही बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलता है। यानी अगर मैं बच्चे की बात करूँ तो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसका इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना? और साथ साथ में उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। यानी अभी जो व्यवस्था बनी है वो ये कह रही है कि भाई बच्चों को कमाने के लायक बना दिए, कमाने के लायक यानी जॉब करने के लायक बना दिए, वो इतना ही कह रही है। और ये भी चीज़ मिसिंग मिलती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसको सिखाया जाए, ताकि वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा यानी निर्भर ना रहे, बल्कि यानी ये सिखाया नहीं जा रहा है कि वो अपनी ज़रूरतों के लिए हाथ पैर मारे और फाइनेंशियल फ्रीडम हो, ये भी उसको जो है वो सिखाया नहीं जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि आप अगर जब मुस्लिम इदारों की बात कर रहे हैं तो क्या हम ये सब करने में कामयाब हो रहे हैं बाय एंड लार्ज, सोसाइटी की जो हालत है वो, और हम क्या इन सब चीज़ों को, हमारी व्यवस्था जो बनी हुई है, ये करने में कामयाब हो रही है? और अगर आप मेरा अनुरोध है कि आप थोड़ा सा बात थोड़ा बाय एंड लार्ज भी रखें कि क्या पूरी व्यवस्था यानी हमारा हिंदुस्तान का जो बच्चा है, क्या वो बच्चे को उसके इमोशनल, उसके फाइनेंशियल और उसके सोशल डेवलपमेंट के लिए व्यवस्था मिल रही है हमारी शिक्षा प्रणाली में कि नहीं मिल रही? नहीं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में इस तरह की चीज़ों के बारे में बात तो हो रही है, जी। लेकिन उसको डेवलप करने के सिलसिले में जो चीज़ें अंदर इंट्रोड्यूस करनी चाहिए एजुकेशनल सिस्टम में, या तो एजुकेशनल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करने के सिलसिले में पॉलिसी मेकिंग तक तो बात हो रही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज ले जाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो करने में हम बहुत सी जगहों पे वी आर लैकिंग इन जनरल। बहुत सालों से मतलब ये देख रहे हैं, NEP 2020 के आने के बाद भी, उससे पहले भी चीज़ों को देखा गया था। हमारे यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के सिलसिले में जो मिजाज बना हुआ ये है कि कोई अगर सोशल सर्विस करना चाहता है तो उसको एक स्कूल खोल देनी चाहिए। है? और अगर हमारे यहाँ एक स्कूल खोलने के बाद वो सोशल सर्विस के पार्ट, एज ए पार्ट ऑफ दैट सोशल सर्विस, कम फीस में बच्चों को पढ़ाने के सिलसिले में उन्होंने कोई अरेंजमेंट कर लिया है, कम सैलरी वाले टीचर्स को बुला के रख के, और वो उसको मैनेज कर पा रहे हैं कुछ तरह से, किसी भी तरह से, और वहाँ बच्चे आके कुछ साक्षरता सीख रहे हैं, मतलब अक्षर नाम सीख जाते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सीख जाते हैं, उसको एजुकेशन मान लिया गया सर। हमारे यहाँ एजुकेशन का यही स्टैंडर्ड है। ओके। तो हमारे इन जनरल हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी में भी और इन जनरल भी एक मिजाज बना हुआ है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट अपनी सोशल सर्विस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तकमील का एक जरिया मान के, जिसमें कोई लार्जर पर्सपेक्टिव नहीं होता है, मतलब उसमें अच्छा नीयत नेक होती है। मसला क्या है कि जो लोग उसको एस्टैब्लिश करते हैं उनकी नीयत नेक होती है, उनका विजन, उनका पर्सपेक्टिव कभी कभी बहुत छोटा होता है, तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। अब चाइल्ड सेंट्रिक बनाने के सिलसिले में किसी भी इदारे को
वो इदारा बहुत डायनेमिक होना चाहिए। चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब ये है कि हर बच्चे को उस इदारे से कुछ मिलना चाहिए, और हर बच्चे को उस इदारे से कुछ मिलने के लिए वो इदारों का इंफ्रास्ट्रक्चर और वो इदारों को चलाने वाले जो मेन जो लोग हैं वो टीचर्स, और फिर उस टीचर और बच्चे के पेरेंट्स, उन सबके बीच में खास कर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अब चाइल्ड सेंट्रिक का मैं आपको बताऊं, असल में किसी भी इदारे को चाइल्ड सेंट्रिक बनाने के लिए हर चिल्ड्रन, मतलब आप इस बच्चे का अलग है, इस बच्चे का अलग है, इस बच्चे का अलग है, यही कहना चाहते हैं ना। मतलब इस एक बच्चे को थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है, एक बच्चा थोड़ा खुश मिजाज रहने वाला है, एक बच्चा चुप चुप रहने वाला है, एक बच्चे को पढ़ने का शौक है, एक बच्चे को ड्राइंग करने का शौक है। ये आप कह रहे हैं, समझ सही, यही है। मतलब तो अब इतने सारे बच्चों का मतलब चाइल्ड, इतने सारे बच्चे हैं उनको, और आपको इदारे को चाइल्ड सेंट्रिक बनाना है, तो क्या करेंगे क्या? हाँ। मेरा ये मानना है, मैं पिछले 10-12-15 सालों से सोच रहा हूँ, ये है कि हमारे यहाँ की इवैल्यूएशन टेक्निक बहुत फॉल्टी है। ओके। जब तक हमारे यहाँ की इवैल्यूएशन टेक्निक को हम मतलब बदलेंगे नहीं, है ना, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह शायद आप लोग जानते होंगे, लेकिन वो फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह जिस तरह से होता है और जिस डिसिप्लिन के साथ होना चाहिए, जिस इंटीग्रिटी के साथ होना चाहिए, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ऑनेस्टी उतनी उस लेवल पर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने उसको डिजाइन नहीं किया है। अब ये फॉर्मेटिव असेसमेंट वाला जो पूरा खाका देखेंगे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के सिलसिले में कोई उस तरह का बिल नहीं देखा जाता है। मतलब वो स्कूल लेवल पे भी नहीं देखा जाता है और गवर्नमेंट लेवल पे भी उसको इम्प्लीमेंट करने का वो विल नहीं पाया जाता है। तो चाइल्ड सेंट्रिक बनाने के लिए जरूरी है कि जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाने पड़ेंगे। वो बदलाव के बगैर वो चाइल्ड सेंट्रिक नहीं बनेगा। मतलब आप एक इवैल्यूएशन आपने फॉर्मेट बनाया जो एक बच्चे के लिए मौजू है, एप्रोप्रिएट है, अब उसी एप्रोप्रिएट एक बच्चे के लिए जो चीज़ है उसको दूसरे पे अप्लाई करेंगे तो फिर वो सही आउटपुट नहीं दे पाएगा, उसके दूसरे बच्चे का सही अप्रेजल नहीं होगा, तो उसके डेवलपमेंट का सही आइडिया आपको नहीं आएगा, उसमें आप क्या नया कर सकेंगे वो आप डिजाइन नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। तो मेरा ये मानना है कि बेसिकली ये इवैल्यूएशन टेक्निक जो है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाके हम इसको कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो बात है कि गलती करके सीखने की एक जो व्यवस्था बच्चे के अंदर होती है कि वो कुछ करके सीखना चाहता है, आप जैसे बता रहे थे कि इवोल्यूशन का पूरा एक प्रोसेस है और सिस्टम होने के बावजूद भी उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया कि वो किया नहीं जा रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इवोल्यूशन करनी प्राथमिक सतह पर बच्चे को इवोल्यूट करने की ज़रूरत क्या है? यानी जब आप कह रहे हैं कि वो नेचुरल लर्नर है, यानी कहा जा रहा है ना बच्चा गलती करके सीखता है, तो आप इवोल्यूशन क्यों कर रहे हैं? मैंने तो इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट आप कह रहे हैं उसमें भी मुझे तो फॉल्ट लग रहा है ना। मैं वही इवोल्यूशन का मतलब वो नहीं, मार्क्स का इवोल्यूशन नहीं कह रहा हूँ मैं तो ये कह रहा हूँ कि इवोल्यूशन की टेक्निक में ऑब्जर्वेशन आता है ना। मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट में तो मार्क्स नहीं होता ना, वो क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करता है ना, वो तो उसका पार्टिसिपेशन देखता है, उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट देखता है, तो वो इवोल्यूशन का एक नया फॉर्मेट है असल में। तो इवोल्यूट तो करना है, इवोल्यूशन का जो आइडिया डेवलप हो गया है वो फॉल्टी है। इवोल्यूशन अपने आप में गलत थोड़ी है। मैं मेरे बच्चे को भी, मैं घर पे भी हम बच्चे को देखेंगे तो देखेंगे मेरा ये बच्चा है जिसको पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, मेरी ये बच्ची है जिसको ये काम करने में ज्यादा मजा आता है, तो वो इवोल्यूशन है। मतलब हम इवोल्यूट क्या है कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन को, जो इवोल्यूशन से जब हम बोलते हैं तो जो बात निकल के आती है वो आइडिया ही गलत, मतलब मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि इवोल्यूशन का आइडिया ही गलत मैंने पेनिट्रेट कर गया सोसाइटी में। असल में मार्क्स तक ही उसको सीमित किया, मार्क्स तक ही या खास एग्जाम लेना है, एग्जाम तक ही उसको सीमित कर दिया गया है इवोल्यूशन का मतलब। अच्छा, अब ये इवोल्यूशन टेक्निक का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं उनका भी मतलब डेवलपमेंट उस लेवल से होना चाहिए। मतलब ऑब्जर्वेशन, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का ऑब्जर्वेशन कंटिन्यूअसली करके हर बच्चे के बारे में अपना एक आइडिया बनाना टीचर को भी, वो भी बहुत छोटी मोटी चीज नहीं होती है। मतलब सोशल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी टीचर्स की भी उस लेवल की बहुत जरूरी होती है उस सिलसिले में। तो ये जब तक नहीं हो पाएगा, एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के सिलसिले में बहुत सारी दूसरी बातें भी हैं, जैसे हम बात करते जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि मोड ऑफ लर्निंग जो है, बच्चों को सीखने के जो तरीके हैं उसमें भी बहुत सारी चीजों को अलग अलग तरीके से करने की जरूरत है। वो ग्रेजुअली 1 by 1 हम उस पर डिस्कस करेंगे, अभी आएगा। यानी आप ये जो बता रहे हैं कि ये जो इवोल्यूशन सिस्टम है
ये ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब कि ये मार्केट ओरिएंटेड इवैल्यूएशन सिस्टम लग रहा है। यानी जो लोग इसके पक्षधर हैं, ये जो इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी वो इसको ना भी नहीं कर रहे हैं, जो दूसरा पार्ट है इसका। लेकिन क्योंकि मार्केट ऐसा बना हुआ है और उनको सोसाइटी में वैसे लोग चाहिए, तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो हमको चाहिए ही। यानी इसी पर ज़्यादा फोकस हो जाता है, फिर उसका जो दूसरा पार्ट है उस पर ज़्यादा जो है वो जोर नहीं दिया जाता है। और इसमें जो सफ़रर है वो अल्टीमेटली बच्चा हो रहा है ना। अब अगर हम बात करें कि इदारे का जो इंटरनल माहौल है उसमें भी आप देखेंगे तो इदारे देख ही रहे ना कि भाई कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, परसेंटेज किसका ज़्यादा आया है ना, और किसके पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा है। यानी इसी सब चीज़ों से इवोल्यूट किया जा रहा है। मैं वही कह रहा था जी। इवोल्यूशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ही नहीं आना चाहिए बस। हाँ इवोल्यूशन जब हम बात करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो कंसेप्ट है ना वही गलत है सर। जी। इवोल्यूशन तो इस तरह से आएगा कि भाई ये बच्चा ये सही तरीके से कर सकता है, ये बच्चा ये सही तरीके से कर सकता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला जो मामला है वही गलत है सर। इस संस्थान जो है वो भी रैंकिंग में लगे हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और मार्क्स और रैंकिंग में लगा हुआ है। बच्चों की जो यानी और बहुत सारी ज़रूरतें हैं, जैसे आप कह रहे थे एवोल्यूशन का दूसरा एक पार्ट है ना, तो इसका जो सफ़रर है इससे जिसको ज़्यादा नुकसान हो रहा है बच्चे को नुकसान हो रहा है। यानी पूरी क्लास में 1 2 3 नंबर हो रहा होता है। यानी बच्चों को जो सिखाया जा रहा है अल्टीमेटली वो सीख तो ये रहा है ना कि मुझे रैंक लाना है, और जो चीज़ें हैं यानी इसको सहानुभूति सीखना, इमोशनलिज्म सीखना, ये सब चीज़ें सीखना बच्चा सीख नहीं पाता। नहीं, इदारों में इन चीज़ों पर जोर नहीं हो रहा है, ये चीज़ों में जोर हो रहा है। उसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है कि बच्चा एब्सेंट भी होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ों का बच्चा भी शिकार हो रहा है। यानी प्राथमिक शिक्षा में भी हो रहा है और हाई एजुकेशन में भी हो रहा है। तो आखिर इन सब चीज़ों को हम कैसे दुरुस्त करेंगे और इदारा कैसा होना चाहिए? ट्रेंडिंग यही है, हर जगह पे यही चल रहा है, इसी पे जी। बातचीत हो रही है। जी। लेकिन इसमें अगर कोई चेंज हम अगर लाना चाहते हैं तो हमको अब कंटेम्प्रेरी टाइम में, आज के वक्त में एजुकेशन इम्पार्ट करने की टेक्निक्स में बहुत सारी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। अच्छा, ये पुरानी चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं नई चीज़ें हैं, लेकिन उसमें हमने कोई खातिर खा मतलब प्रोग्रेस नहीं किया, इसलिए मसाइल हैं। जैसे अब ये कहा जाता है कि एजुकेशन इम्पार्ट करने के सिलसिले में जो पुरानी जो टेक्निक थी गुरुकुल और खानकाहों में चलती थी, जिसे कहते हैं कुर्बत या सोहबत, है ना, तो टीचर के साथ बच्चों को जोड़ देना एज ए मुरब्बी, जो पहले हुआ करता तो चांद आपने किताब पढ़ी होगी, शायद में 5 बच्चे 7 बच्चे 12 बच्चों की बात है, जिनको मतलब ये प्राइमरी टीचर मतलब उनको एक रेल के डिब्बे में शुरुआत के सालों में पढ़ाते हैं, और उनकी वो सोहबत उनको फिर आगे जाके बचपन में 3-4 सालों में हासिल की हुई क्वालिटीज आगे जाके उनको जापान में बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे ले जाती है, और वो बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अब जो नया पूरा हमको इदारा खड़ा करना है, इदारे का इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा आइडिया डेवलप करना है। आप समझिए, अब आप जब कहते हैं कोई आइडियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या ऐसा इदारा होना चाहिए, इदारे में क्या चेंजेस होने चाहिए, तो इसमें हमको आइडिया ऑफ इंस्टीट्यूशन में बदलाव इस तरह लाना है कि हमको कंसेप्ट ऑफ लर्निंग में बदलाव लाना है। या कंसेप्ट लर्निंग में एक चीज ये है, जैसे टीचर के साथ बच्चों का कनेक्शन, 1-to-1 कनेक्शन जिसे कहते हैं, कुर्बत कहते हैं, सोहबत कहते हैं, जो पुराने जमाने में हुआ करती थी। फिर बच्चों के पढ़ने के सिलसिले में उनकी किताबों के साथ उनका जुड़ाव कितना है, मतलब उनके सिलेबस की किताबों के अलावा भी बाकी किताबें पढ़ने का उनका मिजाज डेवलप करना असल में, है ना। छोटे बच्चे हैं तो स्टोरी बुक्स पढ़ने का मिजाज डेवलप करना, उससे कुछ बड़े हो जाए तो कुछ रेफरेंस बुक पढ़ने का मिजाज डेवलप करना, उससे कुछ बड़े हो जाए तो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें पढ़ने का मिजाज डेवलप करना, उससे कुछ बड़े हो जाए तो कविताएं, शायरी और नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का मिजाज डेवलप करना। तो किताबें पढ़ने का एक नया कंसेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों में डेवलपमेंट हो, और चाइल्ड सेंट्रिक डेवलपमेंट जो आप कहते हैं, तो कोई बच्चा ऐसा है जो साइंस की किताब पढ़ना चाहता है, कोई बच्चा ऐसा है जो मैथमेटिक्स की किताब एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग में, लेकिन कोई बच्चा ऐसा है कि जो कॉमिक पढ़ना चाहता है एक्स्ट्रा करिकुलर। तो हमारे वहाँ क्या है मसला, बच्चा अगर कॉमिक पढ़ना चाहे तो उसको वेस्ट ऑफ टाइम कहा जाता है। तो किताबों के पढ़ने के सिलसिले में भी ये कंसेप्ट डेवलप करने की जरूरत है कि बच्चों का रीडिंग हैबिट्स को इतना मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कैनवास देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से वो पढ़ सकें। फिर इंस्टीट्यूशन के मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक नया कंसेप्ट डेवलप होना चाहिए, वो ये है कि बच्चा सोचने वाला बने, जिसे हम इस्लामिक कंसेप्ट में जिसको कहते हैं तदब्बुर और तफक्कुर करने वाला। किसी चीज़ को बारे में देखे तो उसके बारे में वो कल्पनाएं करना आता है उसको, उसके बारे में वो अलग अलग तरीके से कुछ आइडियाज उसके बारे में डेवलप करे, तदब्बुर करे, तफक्कुर करे, उसके इंसाइट्स हासिल करने की कोशिश करे अपने हिसाब से, अपने लेवल से। तो उसको वो तदब्बुर और तफक्कुर का इंसाइट्स वगैरह डेवलप करने का जो पूरा मैकेनिज्म है, उसमें भी हमको ऐसा माहौल इदारों में डेवलप करना पड़ता है। फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जिसे कहते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग जिसे कहते हैं,
गलती है? करके हाँ, सीखना। गलती करके सीखे, एक्टिविटी करके सीखे, एक्सपेरिमेंट करके सीखे, या कोई चीज उसने कर ली हो जो किताब में नहीं है, उसमें से कुछ सीख के उसको मतलब वो प्रेजेंट करें। हम क्या करते हैं कि किताब एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा होता है कभी कभी कि हम जो चीज किताब में उसका एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, कभी कभी हम बच्चों में ये भी चीजें मतलब एक्टिविटी डेवलप करें कि उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया हो, उसको लिख के प्रेजेंट करें असल में। तो ये रिवर्स जो फिनोमिनन है, वो रिवर्स फिनोमिनन को बच्चों में बहुत सारी नई नई क्वालिटी डेवलप करेगी असल में। फिर बहुत पहले ये हुआ करता था कि एजुकेशनल टूल्स अच्छी होती थी, है ना। ये मिजाज अब रेगुलर डेवलप करने की जरूरत है कि हमारी लर्निंग प्रोसेस में टूल्स, टेक्निक्स, कुछ जगहों पे जाकर बच्चों को ले जाके वहाँ के मतलब डायरेक्ट उसका ऑब्जर्वेशन करा के उसको उसको लर्निंग का प्रोसेस बनाना, जिसे प्रवास कहते हैं आज की लैंग्वेज में असल में। फिर जिसे कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल पार्ट जो है, स्कूल में ये पार्ट तो बिल्कुल निकल गया है। स्पिरिचुअल एजुकेशन का पार्ट, सेल्फ रियलाइजेशन का पार्ट, जिसे मैं पहले भी कह रहा था कि मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मेरे में क्या यूनिक ऐसी चीजें हैं जिसको मैं लेके सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उस पर बच्चों को डिस्कस करवाने का पूरा मैकेनिज्म, ये सारी चीजें होनी चाहिए असल में। तो इदारे, अब जो नया कंसेप्ट ऑफ इदारा है, इसमें आइडिया ऑफ लर्निंग को डेवलप करने की जरूरत है असल में, आइडिया ऑफ लर्निंग मोड्स को डेवलप करने की जरूरत है। मैं ये समझ रहा हूँ असल में, अगर हमने इस तरह का आइडिया दे दिया, हमारे पास इतने सारे मदारिस हैं, बहुत सारे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, अब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। हो जाएंगे। लेकिन एक पार्ट जो ह्यूमन बीइंग का है वो ये है कि वो बलिदान चाहता है, सहानुभूति चाहता है, यानी उसका इमोशनल क्वांटम जो है, यानी समाज को एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, एक हमदर्द इंसान की ज़रूरत है ना, दर्द लोगों का झेलने वाला इंसान की ज़रूरत है। आप जैसा वो कह रहे थे कि मैं कौन हूँ, बीइंग, उसके बारे में बताना। तो ये इदारों में पार्ट तो पूरा मिसिंग ही नज़र आ रहा है ना, यानी इसके ऊपर बात ही नहीं हो रही है। नहीं, इसमें कैसा, ऐसा नहीं है, सब इदारे में ऐसा नहीं है। कुछ इदारे आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कोई ड्राउट का आ गया या कोई फेमेन आ गया, कोई फ्लड आ गया, तो इदारे अपने बच्चों को मतलब कहती है कि आप टीम बना के जाइए, डोनेशन इकट्ठा करके लाइए। छोटी सी एक्टिविटी है लेकिन वो काम करती है। मतलब कुछ इदारे ऐसे हैं जो ये चाइल्ड मतलब फीमेल फीटिसाइड का जो इश्यू है, उसमें मैराथन वगैरह करवाती है, तो बच्चों में उसके लिए सेंसिटिविटी पैदा होती है, ऐसा है। ये जो सोशल लेवल की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, वो उसका पार्ट है। आप जो कहना चाहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशली रिस्पॉन्सिबल बच्चे बनाने के सिलसिले में आप जो चाहते हैं, वो भी एजुकेशन का पार्ट है, वो कंसेप्ट में भी है असल में। या तो कुछ लोग उसको समझते भी हैं, लेकिन कभी कभी वो उसको मतलब एक फीचर एक्टिविटी के हैसियत से कर लेते हैं। मतलब एक एक्टिविटी कर ली जो एक स्कूल का मतलब उसमें सोवेनियर में आ जाए उस ऐसे, लेकिन उस कंसेप्ट के साथ नहीं हो रहा है कभी कभी। मतलब स्लम एरिया में जाके कभी मतलब 10th के बच्चे हैं, आपके 12th के बच्चे हैं, आपने छोटा सा मतलब प्रोजेक्ट दे दिया कि स्लम एरिया में जाके कुछ छोटे बच्चों को मतलब आपको थोड़ा पढ़ाना है, लिखाना है, लिटरेसी देनी है, ऐसा कुछ काम दे दिया, 15 दिन का प्रोजेक्ट दे दिया कभी कभी। या तो फिर आप कुछ स्ट्रीट प्लेस वगैरह करवाते हैं बच्चों को, मतलब नशे के खिलाफ या इस तरह की चीज़ों के खिलाफ। तो ये सारे इस तरह के एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सोसाइटी में बहुत इजीली एप्लीकेबल हैं। कुछ इदारे करवाते भी हैं, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं और उसका कल्चर डेवलप नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोई टाउन प्लेस में है, गांव में कोई एक इदारा करता था, बाकी इदारे शायद नहीं करते हैं वो, लेकिन ओवरऑल पूरा जो सोसाइटी है उसमें पाए जाने वाले सभी इदारे मतलब कोलैबोरेशन करके, संकलन करके इस तरह की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को अपना एक कल्चर बना दे, तो बच्चे इन जनरल सारी कम्युनिटी के बच्चे इसको सीखेंगे और पूरी कम्युनिटी को भी इसका फायदा होगा इसके। नहीं, आज का बच्चा फ्यूचर का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, लेकिन हम जिस तरह की सोसाइटी में आज आ गए हैं, यानी इसको नाम दिया गया जेनजी की सोसाइटी है ना, इस तरह का हमारा समाज डेवलप हो गया है। और समाज आज जिस दिशा में जा रहा है, अगर आप डेटा भी देखेंगे डॉक्टर साहब, तो ड्रग्स के ज़्यादातर शिकार स्टूडेंट और यूथ हो रहे हैं। ठीक है, नहीं तो मैंने ड्रग्स ले लिया, उसके अलावा और भी जितनी नशा आवर चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा यूथ पाए जा रहे हैं। यानी रिलीजियस लोग ये कह रहे हैं कि अनैतिकता की जितनी बरसात आज के दौर में हो रही है, इससे पहले नहीं पाई जा रही थी। फिर अगर आप सोसाइटी के लेवल पे देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग नहीं है। आज का जो बच्चा बाहर निकला ना सिस्टम से पढ़कर, वो शादी होती है, उसकी शादी टूट जाती है, वो कमाने में ज़रा सी बर्डन आता है तो बर्डन कबूल नहीं कर पाता है, यानी इसको ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाता है। तो ये
इसी शिक्षा प्रणाली से निकल के आए हुए लोग हैं जो समाज में आज नागरिक बन रहे हैं। लेकिन वो नागरिक बन कैसे रहे? यानी समाज, शिक्षा एक आईना दिखा रही है। आईना जब देख रहे हैं हम, तो उसमें एक तो भयानक तस्वीर दिख रही है। नागरिक अच्छा हमको नहीं दिख रहा है, ना वो अच्छा बच्चा है, ना अच्छा वो बाप दिख रहा है, ना अच्छा एक शौहर दिख रहा है। अपनी बेटियों का भी हाल देखिए अब क्या पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट हमको मिल रहा है शिक्षण व्यवस्था के तौर पर, आपने भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि हो रही है कुछ चीज़ें, यानी जो इदारे कर रहे हैं हमको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो बहुत चीज़ें मिसिंग है, दिखता ही नहीं है उसमें। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें जी। तो उसमें तो अभी एक जो मैंने कहा है, तो हम जो लोग इसको समझते हैं वो इस तरह के मॉडल इंस्टीट्यूशन बना के मतलब लोगों में उसको ट्रेंडिंग करवा, मतलब होता है ऐसा। अगर आप कोई गांव में एक अच्छा इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, तो आपने किसी एक चीज़ का एक अच्छा ट्रेंड बना दिया है, तो आप हर साल करते हैं, ग्रेजुअली बाकी इदारे भी उसको एक्सेप्ट करके उसको चल, मतलब वो होता है, वो सोसाइटी में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होने लगती है। तो हमें ये करना चाहिए, अगर हम इसको समझते हैं कि ऐसा हो रहा है और हमारे लिए मतलब ये इश्यू खड़े हो रहे हैं, तो हमारा जितना भी जहाँ जहाँ भी एक्सेस है, जिन जिन जगहों पे एक्सेस है, वहाँ पे हम ऐसे इदारों को सिलेक्ट करें, और जहाँ पे ऐसे मतलब रिसेप्टिव लोग, जो संचालक हैं वो रिसेप्टिव हों, समझदार हों, मैच्योर इनफ हो, और कंटेम्प्रेरी टाइम के इश्यू को समझने वाले हों, उन तक बात लेके जाएं। ये मतलब ये एक ऐसी सिविल सोसाइटी, ऐसे एनजीओ भी होनी चाहिए एजुकेशन में काम करने के सिलसिले में, कि ये इश्यूज को आइडेंटिफाई करे, ये इश्यूज ऐसे हैं जो इदारों के थ्रू हम सॉल्व करवा सकते हैं, और इस एरिया में या इस टाउन में, इस गांव में ये इदारा है जो रिसेप्टिव है, जिसके संचालक जो हैं वो समझने वाले हैं, मैच्योर हैं, हम जो कोई बात करवाना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटीज करवाना चाहते हैं तो करेंगे। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, उनके साथ कोलाब्रेशन करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के सिलसिले में चैनल्स बनानी चाहिए, और उनको भरोसे में लेना चाहिए, और उनको साथ लेके हर एरिया में, हर गांव में ऐसे इंस्टीट्यूशन को साथ लेके एक ट्रेंड डेवलप करना चाहिए। तो कोई भी काम करने के लिए हमें मॉडल देने पड़ेंगे। ओके। तो मॉडल देने के सिलसिले में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल्स जो हैं उसमें कौन से लोग हमारे मॉडल के लिए मौजूद हैं, उनको सर्च करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है। सोसाइटी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में जो एजेंसीज काम करती है, वो एजेंसीज में कौन सी एजेंसीज हमारे लेवल पे इश्यू को समझ रही है, और हम इश्यूज के सॉल्यूशन जो दे रहे हैं उसको रिसेप्टिव, उसको मतलब अच्छे से मतलब ग्रास्प कर रही है, और हमारे साथ कोलैबोरेट करने को तैयार कर रही है। उसको आइडेंटिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मतलब हम डिस्कस करके करेंगे तो ये इश्यू सॉल्व नहीं होने वाला है। तो जो लोग, फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ, जो लोग इश्यूज को समझते हैं वो इश्यूज को अच्छे से आइडेंटिफाई करके क्लैरिटी के साथ उसको डॉक्यूमेंट करें, फिर उस इश्यूज को सॉल्व करने के सिलसिले में जो इदारे अवेलेबल इदारे हैं उसमें से कुछ इदारे को सिलेक्ट करें, उनके साथ कोलैबोरेट करके कुछ एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करवाएं, और उनको मतलब सपोर्ट भी करें। ऐसा नहीं कि हम जाके सिर्फ उनके साथ एक्टिविटी करवा दें, उनके इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश भी हम करें, बायलैटरल चैनल करनी चाहिए, और उनको मॉडल बना के हर एरिया में लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो बाकी इदारे करेंगे, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कोई एक इदारा अच्छा काम करता है तो ग्रेजुअली दूसरे साल नहीं तो तीसरे साल दूसरा इदारा करना शुरू करता है, फिर चौथा इदारा शुरू करता है, तो एक पूरा एक कल्चर बन जाता है। अच्छा, ये जो हम चाइल्ड सेंट्रिक व्यवस्था की बात कर रहे थे, उसमें दो लोग जुड़े हुए हैं, यानी बच्चे के साथ डायरेक्टली जो शख्स जुड़ा वो उसका टीचर है। जैसा मैंने कहा कि वो तकरीबन आधा साल बच्चा जो है वो गुजारता है टीचर के साथ। टीचर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है पूरी शिक्षा व्यवस्था के अंदर। लेकिन अब जो टीचर के हाल हो गए हैं वो कुछ डेटा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। 2025 में ही झारखंड में एक स्टडी हुई है, तकरीबन 1000 बच्चों पे ये स्टडी की गई। उसमें 78% बच्चों ने ये माना है कि उन्हें वर्बल एब्यूज़ का सामना करना पड़ा है। उसमें गाली और बुरा भला कहना, डांटना, ताना देना, और मोस्टली ये हुआ किसकी तरफ से? टीचर्स की तरफ से। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है डॉक्टर साहब, यानी जो मैंने अनुभव भी किया हुआ है, टीचर बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि वो इंसान भी नहीं है। यानी जिस सतह पर हिंसा कभी कभी बच्चों के साथ हो जा रही है, और ये वो केसेस हैं जो सामने आते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो सामने नहीं आते। यानी एक आधा साल जो बच्चा टीचर के साथ गुजार रहा है, अगर उसके साथ इस तरह का माहौल किया जाएगा तो वो आगे जो एक नागरिक बनने वाला है वो कैसे बनेगा? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए आप जो कह रहे हैं ना, ये लार्जर सोशल इविल का कंपोनेंट है। इधर आप टीचर की बात कर रहे हैं, टीचर्स जो हैं मतलब लार्जर सोशल इविल जो है, जो एग्जिस्ट हो सोसाइटी में अभी कर रहा है, उसका एक कंपोनेंट है। वैसे ही पेरेंट भी एक कंपोनेंट है, वैसे ही सोसाइटी के दूसरे मतलब उसका बच्चे का नेबर भी वो कंपोनेंट है। तो जिस सोसाइटी का मोरल स्टैंडर्ड डिग्रेड हो जाए,
और जिस सोसाइटी में सोशल इविल को कर्व करने के लिए जरूरी व्यवस्था अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाए, समझ रहे हैं। मैंने पहले भी कभी कहा था कि जब अनार्की ही नॉर्म बन जाए, कन्वेंशनल नॉर्म बन जाए, अव्यवस्था ही प्रचलित प्रथा बन जाए, उस सोसाइटी में सोशल इविल को, सामाजिक दूषण को रोकने के सिलसिले में कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं होता है। और जब सोशल इविल को रोकने का कोई मैकेनिज्म, जहाँ मोरल स्टैंडर्ड अपने आप में डिग्रेड हो गया है और अव्यवस्था नॉर्म बन गई है ना, वहाँ पे हर कंपोनेंट मौका मिलने पर आप जो कह रहे हैं उस लेवल पे डिग्रेड होने के लिए तैयार बैठा होता है। अल्लाह ताला कुरान में जो कहता है सूरह 3 में कि हमने इंसान को बेहतरीन साख पे पैदा किया, फिर वो जानवरों से भी बदतर बन गया असल में। तो उसके लिए उसका रीज़न ये है कि एक तो जो इनर मैकेनिज्म है हर इंसान का, अपना एक जमीर कंसाइंस होता है, वो कंसाइंस को डेवलप करने के सिलसिले में आगे से चली आ रही शैक्षणिक प्रथा ने कोई खातिर खा काम नहीं किया। तो कंसाइंस जो डेवलप होना चाहिए, जमीर जो डेवलप होना चाहिए था, अंतरात्मा जो डेवलप होना चाहिए था, वो अपने आप में नहीं डेवलप हो पाई। इस सोसाइटी जो थी वो लार्जर सोशल इविल का एक मतलब वो पार्ट बन गई। मतलब वहाँ पे मोरल डिग्रेडेशन इतना हो गया कि बहुत सारी बुराइयां ही नहीं मानी जा रही है आजकल असल में। और फिर व्यवस्था जो है उसके ऊपर, जो कभी कभी व्यवस्था से सोशल इविल रोके जाते हैं। कभी कभी पहला तो होता है सेल्फ डिसिप्लिन, फिर दूसरा होता है सोशल कंटेनमेंट, सोशल इंसुलेशन, सोसाइटी रोकती है, और तीसरी होती व्यवस्था। तब मेरी बात समझे कि जो शिक्षक या पेरेंट्स, में शिक्षक अकेले नहीं कह रहा हूँ, शिक्षक भी हो, पेरेंट्स भी हो और नॉर्मल इंसान सोसाइटी का भी हो, जो आज की जो जनरेशन है वो मोरल डिग्रेडेशन की स्टेज पे है कि इंडिविजुअल लेवल का जो उसका कंसाइंस है वो बिल्ड नहीं हुआ है, वो डिग्रेड हो गया है। सोसाइटी अपने आप में एक मोरल डिग्रेडेशन में चली गई है और अव्यवस्था ही नया नॉर्म बन गया है, नई प्रथा बन गई है। ऐसी सोसाइटी में हर कंपोनेंट बदतर से बदतर बन के ही अपना मुजाहरा करेगा, सब बाहर आएगा सब। तो ये टीचर्स के सिलसिले में भी वही बातें हैं, पेरेंट्स के सिलसिले में वही बातें असल में। तो इसको रोकने का तरीका क्या हो सकता है? ये बहुत लार्जर, मतलब ये बहुत बड़ा काम है सर। तो ये एक पूरी जनरेशन पे मतलब मुहित एक काम है। यू हैव टू वर्क ऑन होल जनरेशन बेसिकली। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के हमारे जो संस्थान हैं, हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो सिर्फ बच्चों के पढ़ाने के सेंटर नहीं है। अकेला बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो बच्चों के माँ बाप जो हैं उनको भी पढ़ाने के, एजुकेट करने के सेंटर बनने चाहिए सर। और साथ में जो बच्चों को जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको भी, उनकी तरबियत की भी सेंटर बनने चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि बच्चों को भी पढ़ाना है, जो उसको टीचर पढ़ाते हैं उनकी भी तरबियत करनी है, और माँ बाप को भी पढ़ाना है, काउंसिल करना है। तो काम किसका बचा आखिर में? संचालकों का। जो लोग मैनेजमेंट करते हैं उनका काम बचा। तो मैनेजमेंट का विजन बहुत बड़ा होना चाहिए इसमें। अब आखिरी कंपोनेंट जो बचा है मैनेजमेंट, व्यवस्था जो बची है, वो भी मतलब रिस्पॉन्सिबल हो जाए, तो आप डिजास्टर की राह देख के बैठे रहिए, डिजास्टर ही होने वाला है। आप समझ में क्या कह रहा हूँ? जी। तो असल चीज ये है कि ये एक साथ सारी दिशाओं में करने के काम है। तो अगर अब आप कौन से कंपोनेंट पे इजीली काम कर सकते हैं वो हमको सोचना पड़ेगा। हम मैनेजमेंट पे इजीली काम कर सकते हैं, हम टीचर्स पे इजीली काम कर सकते हैं, हम पेरेंट्स पे इजीली काम कर सकते हैं। तो हम हमारी सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी ऐसे बनाएंगे सर कि ये सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने के लिए हम काम कहाँ से शुरू करें सर। तो प्रायोरिटीज हर जगह पे अलग अलग होगी। कहीं पे आपको मैनेजमेंट ऐसा मिलेगा जो बहुत कॉम्पिटेंट है, मोरली बहुत साउंड है और बहुत बड़ा विजन रखने वाला है, तो आप उनके साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकते हैं। कहीं मिलेगा कि नहीं, सोसाइटी में इन जनरल पेरेंट्स वगैरह का मतलब मोरल स्टैंडर्ड अच्छे हैं, तो आप वहां से काम शुरू करेंगे। कहीं ऐसा होता है कि टीचर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, मैनेजमेंट और पेरेंट्स समझने वाले नहीं होते हैं, तो हम टीचर का कोलैबोरेट करेंगे। लेकिन ये आइडेंटिफाई करके अलग अलग तरीके से कामों को डिजाइन करना पड़ेगा सर। तो आखिरी में बच्चा तो आखिरी में आ जाएगा, तो ये बच्चा वहाँ हम ये कर लेंगे, तो बच्चा जो हासिल करता है वो इंशाल्लाह धीरे धीरे हम जो देना चाहते हैं वो हासिल कर लेगा सर। क्या आपको ये नहीं लगता डॉक्टर साहब के यानी व्यवस्था तो ये काम करने की कोशिश कर रही है, यानी जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे शिक्षक बनना है, तो उसको एक
पूरी व्यवस्था से गुजारा जाता है। टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम होते हैं, अरे वहाँ प्री प्राइमरी के लिए अलग है, प्राइमरी के लिए अलग है, और अब गवर्नमेंट ने उनकी कंटेंट और उनकी कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ एग्ज़ाम वगैरह भी रख दिए। यानी एक पूरी व्यवस्था से गुजर के ही वो जा रहा है। लेकिन फिर भी आप देखिए, यानी उसको जो भविष्य के नागरिक तैयार करने हैं, एक तो खुद तैयार नहीं, तो वो क्या भविष्य के नागरिक जो है वो तैयार करना क्या करेगा। तो आपको नहीं लगता कि हमें यानी व्यवस्था से ऐसी कुछ मांग करनी चाहिए कि वो उन्हीं लोगों को शिक्षक बनने के काबिल ठहराए कि जिन लोगों के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स, यानी इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसको अच्छे से चेक किया जाए कि ये अगर इसके अंदर रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि शिक्षक वो बने कि जो बच्चों की साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हो। एक पैरामीटर ये हो सकता है। शिक्षक वो बने कि जो गुस्सा ना होता हो, है ना, गुस्सा होता हो तो उस पर उसको काबू पाने का उसको अख्तियार हो। शिक्षक वो बने कि जो नैतिक तौर पे बहुत अच्छा हो, यानी इनको कुछ जज करने का, सेट करने का ऐसा कोई मैकेनिज्म क्या व्यवस्था बनाए। मेरा ये मानना है कि देखिए, एक ज़माने में हम लोगों ने मेडिकल एजुकेशन के सिलसिले में बहुत पहले युवा साथी के नाम से एक मैगजीन आता था, उसमें हमने कुछ चीज़ें नैरेटिव बनाने की कोशिश भी की थी कि जो डॉक्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, बहुत पुरानी बात है, अब तो मामला बहुत बिगड़ गया है, हम तो बहुत पहले की बात कर रहे हैं। तब भी हमने नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। डॉक्टर्स जो मार्केट में आ रहे हैं उनके एथिकल स्टैंडर्ड अपग्रेड रहें, मोरली बहुत साउंड रहें, सोशली रिस्पॉन्सिबल रहें, इसलिए उनके जो 4.5-5 साल का एजुकेशन सिस्टम होता है उसी में ही 5-6 महीने का मतलब कोई कोर्स, ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स चलाना चाहिए। ऐसा हमने, देखिए हम तो क्या कर सकते हैं, हम एडवोकेसी कर सकते हैं, हम नरेटिव बना सकते हैं, हम डिस्कोर्स खड़ा कर सकते हैं, या हमारे पास इतना ग्राउंड लेवल पे स्ट्रेंथ हो तो हम गवर्नमेंट पे पैसा भी कर सकते हैं, व्यवस्था पे पैसा भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा हकीकत की जो बात, मतलब ग्राउंड रियलिटी है कि हम अभी हमारा जो पॉलिटिकल जो वो है क्लाउड है, उसको अभी इतना उस तरह का नहीं है कि हम व्यवस्था में कोई बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं अभी। लेकिन ये कर सकते हैं कि हम जिन इदारों के साथ काम करने का हमारे पास एक्सेस है, मौका है, और जो लोग हमारी बात को समझते हैं या मानते हैं, उनको हम एक नैरेटिव और एक डिस्कोर्स बना के दें कि भाई स्कूल में जब कोई टीचर्स का सिलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है आपके यहाँ, कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। वो भी हम सजेशंस दे सकते हैं, है ना, हम एक नैरेटिव खड़ा कर सकते हैं, डिस्कोर्स खड़ा कर सकते हैं, और उसको बार बार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड्स जो कह रहे हैं, पैरामीटर्स जो कह रहे हैं, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और वो डिज़ाइन करके हम जो एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह हैं उन तक उसको कन्वे भी कर सकते हैं, और सोसाइटी में उसका एक मोमेंटम भी बना सकते हैं। तो सोशल लेवल पर भी कर सकते हैं। व्यवस्था में मुझे नहीं लगता कि हम बहुत बड़ा अभी कुछ उसमें करवा पाने की पोजीशन में हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वैसा नहीं है। मतलब बीएड का जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश सभी जो सिलेबस है, मुझे जो लग रहा है वो, उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एथिकल स्टैंडर्ड्स वगैरह सिखाने का प्रोसेस है, चाइल्ड साइकोलॉजी सिखाने का प्रोसेस भी है। मसला ये है कि जो हम स्कूल की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं, मतलब आज हमने एक जगह प्रोग्राम था, तो हमारे एक अच्छे स्पीकर से उन्होंने कहा कि कॉलेज में जब प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाने जाता है तो वो अपने स्टूडेंट से 1 घंटा ही सीनियर होता है। समझे? मतलब प्रोफेसर अपने बच्चों से 1 घंटा सीनियर होता है, और ये बहुत डेंजरस चीज है ना। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जाना हुआ, और वहाँ पे एडमिशन का जो प्रोसेस हुआ, उसके बाद मेरी बच्ची वहाँ पे है, तो भी बातचीत हो रही थी, तो उसने कहा कि यहाँ पे टीचर का स्टैंडर्ड ही कुछ अलग है, समझे? मतलब वो बच्चा भी परसीव करता है उस चीज़ को, आप समझ रहे हैं? तो गवर्नमेंट के डिज़ाइन जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब वो ऐसा हो गया है कि वहाँ पे भी एजुकेशन इम्पार्ट करने के सिस्टम में इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इन जनरल सोसाइटी का पूरा मसला इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है सर। ये इरिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह पे आप पाएंगे सर। इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको रोक सकते हैं, ऐसे कैसे इसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए बेसिकली। आजकल एक बहुत ही यानी फेमस कोट हो गया है जो हर कोई अब बोलने लगा है, वो ये है कि जब आपको कोई काम ना मिले तो आप टीचर बन जाए। जी। अब ये बोलने में तो बड़ा आसान है, लोगों ने बोल दिया, लेकिन ये
अपने आप में जब बहुत तक आपको डेंजर कोई दूसरा काम ना मिले तब तक टीचर तब बन तक जाइए। टीचर बन जाए, कोई काम नहीं मिले वो तो अलग, वो तो बहुत बड़ी हाँ, बात कही। अच्छा, जब तक कोई दूसरी जॉब ना मिले तब तक टीचिंग ही कर लेते हैं। तब तक टीचिंग कर लेते हैं। अब बताइए कि यानी एक माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरह से तैयार करके टिफ़िन नाश्ता वास्ता देकर कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंचाते हैं जो ये सोच रहे हैं कि चलो कोई और काम नहीं मिला है। नहीं, सब लोग ऐसे ना हो, लेकिन अभी ज़्यादातर चीज़ें ऐसी इसका हो रही इसका हैं। एक रीजन मैं सवाल जी, तो इस यानी ये जो बात बोली जा रही है, जी यानी वो जो पढ़ाने आ रहा है वो यही सोच के आ रहा है कि कोई काम नहीं है। फिर उसके मुकाबले में आप देखिए कि जो बेस्ट एटीट्यूड रखने वाले लोग हैं, है ना, जो अच्छे से पढ़ा सकते हैं, जो और कोई काम कर रहे हैं, जो अच्छे से इस चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन वो इस तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कोई और चीज़ ले ली, कोई हैंडसम चीज़ उनको मिल गई, उधर चले गए। तो खैर, उनको मिलना था, उनको मिल गया। उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर वो ये कर सकते थे तो उनको ये करना चाहिए। पूरी व्यवस्था ऐसी नहीं बनी हुई है तो उन्होंने जिम्मेदारी अपनी कबूल नहीं की। सही। तो अब इसमें भी बात ये होगी कि व्यवस्था चल रही है, ऐसी तो चल रही है, लेकिन क्या ये नहीं होना चाहिए कि समाज अब थोड़ी सी परिपक्वता दिखाए और ये सोचे कि भाई अब बेस्ट लोगों को यहाँ पर लाना चाहिए। मैं आपको एक बात बोलूं, हम्म, शायद कड़वी लगेगी सोसाइटी को। हम्म, चलो कुछ नहीं मिला तो टीचिंग करवा लेते हैं, ऐसा करने, ऐसा तो एक नॉर्म है। चलो कुछ नहीं करते तो स्कूल खोल देते हैं, वो सबसे खतरनाक नॉर्म है। ओके। उसी का ये हम्म, कंसिक्वेंस है ये। हाँ, अब समझे मैं क्या कह रहा हूँ। सोसाइटी में जो लोग भी कुछ करना चाहते हैं वो ये समझते हैं कि चलो कुछ नहीं तो स्कूल खोल देते हैं, हम्म, तो कम से कम हमारी सोशल सर्विस का जो हमारा वो हाँ, था वो हम पूरा कर लें। असल में देखिए, ये सोसाइटी, अनहेल्दी सोसाइटी का ये सिम्टम है हम्म, कि हर कामों को वो डुप्लीकेट करते हैं। हम्म, जब कामों का डुप्लीकेशन होता है और कामों को सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, उसका सपोर्ट मतलब उसमें सही तरीके से उसका प्लानिंग होके, मतलब क्या ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है उस पर बात नहीं होती सोसाइटी में। अनहेल्दी सोसाइटी होती है तो हर चीज़ में अननीडेड कंपटीशन होता है। मतलब स्कूल खोलना अच्छी बात है, लेकिन उसमें जरूरत के बगैर का कंपटीशन है। हम्म, अब आपने स्कूल खोल दी है, गांव में 4 स्कूल खुली हुई है, हर एक के पास 15-15 बच्चे हैं, हम्म, जबकि वो एक ही स्कूल में सारे बच्चे समा सकते थे, और वो एक ही स्कूल में आ जाते तो सारे रिसोर्स एक जगह लग सकते थे। तो सारे रिसोर्सेज एक जगह लग जाते तो उनके पास इतना पैसा होता है, इतना फाइनेंस रिसोर्स होता कि वो अच्छे टीचर को हायर कर सकते थे। उसकी जगह उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज को डिवाइड किया, डुप्लीकेट किया। अब 10-10, 15-15 बच्चों को लेके बैठे हैं और फिर फाइनेंशियल रिसोर्स का कंस्ट्रेंट है, क्रंच है, पैसा है नहीं, तो फिर मिनिमम जितने में मिलता है उसको ऐसा टीचर ढूंढते हैं, और फिर वो भी ऐसा ही आता है कि कुछ नहीं मिला तब तक ही कर लेते हैं। तो ये लार्जर डिजीज का पार्ट है असल में। तो सोसाइटी को हेल्दी बनाना चाहिए। असल में हेल्दी सोसाइटी का ये सबसे बड़ा मतलब क्वालिटी होता है कि वो साथ मिलके सोसाइटी की नीड को सिर जोड़ के बैठ के डिसाइड करते हैं, उसके लिए कितना रिसोर्स लगाना पड़ेगा, कोई चीज़ डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसी में मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज कितना कर लेते हैं हम, ताकि समाज का पैसा खाली खाली दूसरी जगह पे न लग जाए। ये सब एक बहुत बड़ी डिजीज का पार्ट है, बहुत बड़ी बीमारी का पार्ट है असल में। तो वो सिर्फ टीचर के लेवल पे नहीं है, वो ऊपर से नीचे तक आता है असल में। एक दूसरी, तो मेरी बात समझिए, जी, मेरा जो फाइनल जिसमें वो कंक्लूजन ये है कि कोई एक सोसाइटी है, उसके पास एक मास है, उस मास को वो सर्व करना चाहते हैं, और सर्व करने के सिलसिले में वो ऐसी कोई गलत कंपटीशन किए बगैर अच्छा प्लान करके अवेलेबल रिसोर्सेज से अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमम यूज करके, डुप्लीकेशन ना करके एक जगह पे रिसोर्स लगाए तो पूरी सोसाइटी का उसको फायदा हो सकता है। सही है। तो ये तो हमने बात की टीचर्स और स्टूडेंट रिलेशनशिप में कैसी होनी चाहिए, और अभी जो है वो क्या हो रहा है। यानी हम इस बात को मानते हैं कि ऐसे आइडियल टीचर भी मौजूद हैं जो बहुत सेक्रीफाइस करते हैं और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही का उनको एहसास होता है, और वो बलिदान की भावना से समाज में काम कर रहे हैं, तभी समाज जो है वो टिका हुआ है और आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ यानी बच्चे का एक रिलेशनशिप जहाँ टीचर के साथ है, पेरेंट्स के साथ, टीचर पेरेंट्स के साथ भी एक रिलेशनशिप है, लेकिन अगर हम बच्चे और पेरेंट्स के रिलेशनशिप की बात करें
तो उसमें भी आप देखेंगे कि कभी कभी लगता है कि पेरेंट्स जो है ना वो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करने के लिए बच्चे पाल रहे हैं। यानी मेरा भविष्य सिक्योर हो जाए, मैं अपने बच्चों को अभी इतना कॉम्पिटेंट बना दूं कि वो अच्छे से कमाने जमाने लगे। वो भी बेचारा कहाँ ठीक से कर पाते हैं। यूएस से कनाडा भेज देते हैं, फिर यहाँ पे पैर घिसते रह जाते हैं। जी जी। बच्चे तुमको वहाँ बुलाते भी नहीं है, और यानी वहाँ से वो बच्चे वापस भी नहीं आते हैं। हाँ, यानी वो रिटायरमेंट प्लान भी गलत होता है, मतलब उनका मतलब फेल हो जाता है सब। यानी वो यानी जो सोच के कर रहे हैं, फिर इस दरमियान जो वो करते हैं बच्चों के साथ, शायद उसका ही असर है जो उनको बाद में देखने को मिलता है। तो एक दूसरा रिलेशनशिप डॉक्टर साहब है पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिलेशनशिप। उसमें लग ये रहा है कि रिटायरमेंट प्लानिंग की तरह पेरेंट जो है बच्चे को देख रहे हैं। ज़िंदगी के अहम फैसले वो देखते हैं कि क्या स्कोप है और क्या पैकेज है। इसकी बुनियाद पर वो अपने बच्चों के फैसले कर रहे होते हैं। बच्चों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, बच्चों की मर्जी जानना। यानी आज के मॉडर्न दौर में भी वो देखने को मिल रहा है। अब इसमें भी जो एंड यूज़र है यहाँ पर बच्चे ही है, यानी उसी को सफ़र करना है। यहाँ पर भी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बच्चों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके भी कुछ सर्वे और वो सब आए हैं, जिसका अल्टीमेट यही है कि हाँ, बच्चा इसमें भी एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और फिर पेरेंट्स से वो सही से बातचीत नहीं कर पाता, या उनको वो यानी पेरेंट उसके लिए जो दुनिया का आखिरी किनारा है वो नहीं सोचता, वो सोचता है कि बस खत्म है मेरी दुनिया। देखिए इसमें क्या इसकी है? वजह से भी कई खुदकुशी के केसेस भी हुए हैं। इतना प्रेशर होता है पेरेंट का बाज़ औक़ात कि तुम्हें यही पढ़ना है, यहीं पर जाना है, उसकी पसंद को देखा नहीं जाता, तो बच्चे अपनी लाइफ जो है वो ख़त्म कर दे रहे हैं। तो अब इस रिलेशनशिप को हम कैसे हेल्दी बनाएं और कैसे इसमें सुधार लाएं? सबसे पहली चीज़ ये है कि बच्चा जो होता है वो अपने ग्रोथ में बहुत रैपिड भी होता है, बहुत फास्ट होता है, और बहुत डायनेमिक होता है, और बहुत वास्ट होता है। तीन चीज़ों को समझिए। फास्ट भी होता है, उसका ग्रोथ पहले जो सालों में होता है, वो डायनेमिक भी बहुत होता है, और वो वास्ट भी मतलब बहुत होता है। मतलब ये तीनों चीज़ों को जो चीज़ सफाइस कर सके, मतलब उसको मतलब फीड कर सके, ऐसी पर्सनालिटी उसकी ज़रूरत होती है। ऐसा पैटर्नाइजेशन उसकी ज़रूरत होती है, ऐसी सरपरस्ती उसकी ज़रूरत होती है। तो जब बच्चा ये देखता है, अब देखिए क्लासरूम में हम कहते हैं ना कि जब आप लेसन प्लान पर ठीक से नहीं जाते हैं तो उस क्लासरूम में सबसे ज़्यादा शोर होता है ना। लेसन प्लान बेसिकली क्या है कि बच्चा उस क्लासरूम में क्या सीखेगा उसका टीचर पहले से प्लान करके ऐसे जाए कि बच्चों को लगे कि वो कुछ नया हासिल कर रहा है ना। ऐसा कहा जाता है सबसे अच्छा टीचर वो है जब वो क्लास में जाए तो बच्चा अनसर्टेन हो कि आज क्या पढ़ाया जाएगा। अनसर्टेनिटी इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ टीचर से कहा जाता है। मतलब वो गया तो बच्चा बोलेगा आज को नया आएगा। मतलब वो क्या है असल में, बच्चा जो अल्लाह ताला ने बनाया है, जो क्रिएशन है, वो अपने आप में बहुत डायनेमिक है, बहुत फास्ट ग्रोइंग है, और बहुत वास्ट फैला हुआ है। मतलब बहुत बहुत जल्दी वो उसका कैनवास बहुत बड़ा होता है। वो जब देखता है कि उसका जो सरपरस्त है वो बहुत मीडियोकर है, उसमें मीडियोक्रेसी है, वो उसकी ज़रूरतों को, जहनी ज़रूरतों को, इमोशनल ज़रूरतों को, उसकी फिक्री ज़रूरतों को, उसके क्वेश्चंस को, उसकी क्यूरियोसिटी को, उसकी इनसिक्योरिटी को एड्रेस करने में वो बहुत कमज़ोर है। तो ऐसा बच्चा फिर अपने पेरेंट्स से धीरे धीरे आइसोलेट हो जाता है, उससे कटने लगता है, उससे उम्मीदें कम करने लगता है, उससे बात नहीं करता है, और फिर वो सिलसिला धीरे धीरे, और फिर जो पेरेंट पहले से ही ऐसा हो और अपने को अपग्रेड करने का उसमें मिजाज ना हो, वो अपने बच्चे के हर नेक्स्ट डेवलपमेंट स्टेज में ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट बनेगा। आप समझे, आज पेरेंट का एक इनकॉम्पिटेंसी का लेवल है। मैंने जो कहा बच्चे की ये ज़रूरतें हैं, और वो बहुत बहुत फास्ट होती है, और सामने जो पेरेंट है वो इसमें इनकॉम्पिटेंट पाया जाता है, मीडियोकर पाया जाता है। मीडियोक्रेसी है उसमें, हर चीज़ों में, हर चीज़ में। इमोशनल क्वेश्चन में भी पेरेंट मीडियोकर है, सोशल क्वेश्चन के सिलसिले में सोशल उसमें भी मीडियोकर है। कोई ऐसा क्यूरियोसिटी बच्चों का सवाल आएगा उसमें भी उसका वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो उसकी वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। वो देखता है कि ये तो मेरा वो सुपरमैन नहीं है जो उसको मैं विजुलाइज कर रहा था, ये तो कॉमन मैन भी नहीं है, कहता नहीं है वो,
आइसोलेट होना शुरू होता है। आप देखते हैं बच्चे अपने रूम में रहना शुरू कर देते हैं, मोबाइल में रहना शुरू कर देते हैं, दोस्तों में जाते हैं तो आपसे आके वापस आके बात नहीं करते हैं, स्कूल की कोई चीज़ डिस्कस नहीं करते। क्यों? बिकॉज यू हैव गिवन देम एन इंप्रेशन दैट यू आर इनकम्पिटेंट। और फिर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो हर नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज पे आप ज्यादा इनकॉम्पिटेंट प्रूव होते हैं, और एक स्टेज पे जाके फिर वो ताल्लुक ही नहीं रहता है जो ताल्लुक रहना चाहिए सर। ठीक है, फिर वो बच्चा देखता है कि अच्छा मुझे तो वो कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और मुझसे बहुत सारी चीजों को उम्मीदें रख रहे हैं, तो वो कहता है कि ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं चलेगा भाई, दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट गुड, नॉट इन बेनिफिट ऑफ मी। बच्चा भी बिजनेस में, आप बिजनेस में बनाना चाहते हैं, उसको मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट बना ही रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं कहेगा वो? तो 18 साल आते आते जब हम मैच्योरिटी के स्टेज पे आता है तो वो कह देता है कि नाउ यू आर नॉट माय कप ऑफ टी, मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, मुझे जरा मेरी जिंदगी खुद जीने दो सर। ये है सर। और जो बच्चा ऐसा बागी नहीं बनता है वो इमोशनली ससेप्टिबल बनता है, सुसाइड कर लेता है। ये है असल चीज। तो इसमें भी जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स के ऊपर ही जा रही है। ये ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो मैच्योर हैं, जिन्होंने अपने आप को कॉम्पिटेंट बना दिया है, दे आर वेरी गुड पेरेंट्स, बट दे आर नॉट गुड सोशल सिटीजन्स। हमको ये चाहिए कि समाज में जो अच्छे पेरेंट्स हैं ना, वो अच्छे सोशल सिटीजन भी बने और दूसरों के लिए एक अच्छे टीचर बने, उनका दूसरों के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए। वो समझते कि सिर्फ मेरे घर तक मेरी जिम्मेदारी है, ये गलत, एक दूसरी बीमारी है। अच्छे पेरेंट्स होने की जिम्मेदारी तो अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन सोशल सिटीजन बनने की जिम्मेदारी में वो बिल्कुल नाकिस हैं, डेफिशिएंट हैं। तो हमें सोसाइटी में एक माहौल ऐसा खड़ा करना है कि ऐसे लोग अच्छे सोशल सिटीजन बने, और ये प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस एंड नैरेटिव एंड डिस्कोर्स सेटिंग, कल्चर डेवलपमेंट बढ़े। ये अब अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से इन वजूहात से दूर हो रहा है जो आप बता रहे हैं, तो अब इसको अगर मैं कहूँ कि अब अगर बीइंग ए पेरेंट मैं पूछना चाहूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि मेरा बच्चा जो है वो मेरे से करीब रहे। यानी ये जो इशू हुआ उसको स्कूल के साथ, फिर मेरे बिहेवियर से उसको इशू हुआ कि यानी मैंने सही उसके साथ रवैया नहीं रखा और वो मुझसे धीरे धीरे अब दूर हो रहा है। यानी मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रही उससे, मैंने उसके स्कोर को ही देखा, मार्क्स को ही देखा, मैं उसके मटेरियल चीज़ों को ही देख रहा हूँ। तो अब बीइंग ए पेरेंट मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या मैं करूँ? 2-5 चीज़ें। सबसे पहली बात यह है, सॉरी मैंने आपको बात काट, हाँ बस वही मैं बता रहा हूँ कि क्या करें हम। जो मैं पहले भी कहा, कहीं कहीं पे एक बात कही थी कि पेरेंटिंग इज अ डिवाइन टास्क। तो जो डिवाइन टास्क है उसकी तरबियत भी डिवाइन फॉर्मेट में होनी चाहिए। जैसे हम मुसलमानों के लिए एक पेरेंटिंग का प्रोफेटिक पेडागोजी है ना, नबवी तरीका है अच्छे माँ बाप बनने के सिलसिले में सर, है ना। वो तरीके का मतलब उसको वो जहाँ से मिले या उसको पकड़ के एक अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट सोसाइटी में खड़ा हो, उसके लिए हमारी जितनी भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर पे मसाजिद वगैरह या मकातिब वगैरह या ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशन, बिरादरियाँ वगैरह, वहाँ पे ऐसे कोर्सेज चलने चाहिए, प्रोफेटिक पेडागोजी ऑफ पेरेंटिंग। ठीक है, और ये सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब हम बिरादरियों के वो बना देते हैं, है ना, ये समाज के लोग, ये बिरादरी के लोग, उनके संगठन भी होते हैं, उनके वो मतलब एसोसिएशन होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये है। दूसरा, जो लोग पेरेंट बनने वाले हैं या ऑलरेडी जो पेरेंट बन चुके हैं, उनको ऐसे ग्रुप्स के साथ अपने आप को अटैच करना चाहिए जहाँ पे ये लर्निंग प्रोसेस चल रही है पेरेंटिंग के सिलसिले में, है ना। ऐसे बहुत सारे सोसाइटी में अच्छे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे अच्छी बातें होती हैं, जहाँ पे बहुत सिस्टमेटिकली इस पे डिस्कशन होती हैं और इसके मतलब जो आइडियाज़ हैं वो एक्सचेंज होते हैं सर। ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे दोस्तों के साथ अपने आप को अटैच करना चाहिए सर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सर जी। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ रीडिंग का कल्चर नहीं है, तो रीडिंग का कल्चर डेवलप होना चाहिए सर, है ना।
चौथी चीज ये है कि हमने बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज बना दी है। एब्सोल्युटली न्यूक्लियर फैमिलीज आर आल्सो वेरी मच डिजास्टर्स समटाइम्स, है ना। मतलब वह पर्दे के सिस्टम की वजह से जो हम जो करते हैं, एडजस्टमेंट्स वगैरह करते हैं फैमिली का, अच्छी बात है वो, लेकिन वो उसके साथ साथ हमारा लार्जर फैमिली के साथ का जो मतलब रिलेशनशिप है वो बहुत हेल्दी होना चाहिए और बच्चे के डेवलपमेंट में काम लगता है वो। कभी कभी माँ बाप जहाँ पे डेफिशिएंट फ्रू होते हैं, वहाँ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर जो होते हैं वो बाकी चीजें उसको सप्लीमेंट कर लेते हैं। तो सप्लीमेंट्री प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जहां जहां से भी मिलता है उसको डेवलप करने की मतलब हमको कोशिश करनी चाहिए। ये 3-4 बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मुझे लगी जिसमें हमको मतलब काम करने की जरूरत है सर। अब इस बीच में एक परिवार ऐसा है डॉक्टर साहब, यानी एक गरीब परिवार, उसको जो आशा है अपने बच्चे के साथ, जिसको हम एक्सपेक्टेशन भी कह रहे थे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने भी उसको एक हीरोइज्म की तरह पेश किया है। बाप बोलता है बच्चे से कि बेटा देख, मैं तो पढ़ नहीं पाया, तू पढ़ लिख ले, पढ़ लिख के कुछ बड़ा आदमी बन जा, कुछ कमा धमा ले, अच्छी नौकरी कर ले, अच्छी शिक्षा कर ले। अब इसका ये जो ख्वाब है, इस ख्वाब को कुछ लोगों ने बेचा। तो बेचा इस तरह से कि आईआईटी में लगभग 18,000 सीट्स हैं और 1.8 लाख से ज़्यादा बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं। ठीक है, मेडिकल में 1 लाख सीट से 22 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 12 लाख उसमें क्वालिफाई हो रहे हैं, मतलब 95% बच्चे वो तो कहाँ जाएंगे, यानी उनके सपने का कोई वो नहीं। यानी डेटा बहुत सारा, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अब अपने इस ख्वाब को, यानी अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए माँ बाप सेक्रीफाइस भी करते हैं। यानी एक ये भी पार्ट है माँ बाप का कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना, अपनी ज़िंदगी की गाढ़ी कमाई बच्चों की तालीम के पीछे वो लगा दे रहे हैं। अच्छा, उसमें उनसे कुछ गलतियां भी हो रही हैं जो हमने अभी बात की कि बच्चों को डील करने में, लेकिन ये जो पूरा एक सिनारियो बना हुआ है हमारे देश के अंदर, उच्च शिक्षक जो संस्थान है उसका, उसमें 1000 लोगों के एडमिशन के सामने 50 बच्चे कामयाब हुए और उसको दिखा के उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए जो है वो ऐंठ लिए। और ये बड़ी एक पिक्चर है, यही हमें फिल्मों में दिखाई जा रही है, यही समाज में हमको देखने को मिल रही है। गरीब परिवार इसी को देख भी रहा है और उसी की गाथा भी वो गा रहा है। यानी ये इसमें अगर कोई कामयाब हो गया तो उसको हीरोइज्म की तरह पेश किया जा रहा है कि देखो एक गरीब का बच्चा पढ़ के और इतना कामयाब हुआ। लेकिन इस बीच ये जो पूरा ट्यूशन का माफिया है, तो मैं आपसे सवाल इसमें ये करना चाह रहा हूँ कि बच्चों की जो ये पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, इसको ट्यूशन से पूरा करना चाहिए। यानी ये जो आईटी और नीट, ये तो मैंने बड़ी संस्थानों के मिसाल दी, प्राथमिक शिक्षा में भी हम देखते हैं कि ट्यूशन का एक पूरा कल्चर है। तो ये जो बच्चे की ज़रूरत है, क्या उसको हमें ट्यूशन से पूरा करना चाहिए या इसके साथ कोई और व्यवस्था हम कायम कर सकते हैं ताकि ये जो बड़ी घोटाले वाली और घपले वाली एक पूरी इंडस्ट्री है जो खड़ी हुई है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के नाम पर और बड़े बड़े सपने दिखाकर पेरेंट्स को जो है वो लूट रही है, तो इसको हम कैसे दूर करेंगे? आज एक जगह पे बात हो रही थी मेरी, मैंने कहा मतलब देखो सोसाइटी का भी कैसा कल्चर है, जब इस स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है ना, तो मैंने अक्सर देखा है बड़े बड़े लोगों स्कॉलरशिप की बात आती है तो भाई एमबीबीएस में है, बीडीएस में पढ़ते हो, ये बीएचएम में पढ़ते हो, इस तरह के लोगों को स्कॉलरशिप दी जाती है। मतलब ये कल्चर बना हुआ है। वहाँ पे मैंने एक बात कही है सर, ये मसला शुरू होता है ग्रास रूट लेवल से। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हम अगर उसको सिर्फ किसी एक छोटे से दायरे में खर्च कर डालेंगे और बहुत बड़ा जो हमारा पूरा एरिया है वहाँ वो डेफिशिएंट रह जाएगा, है ना। आपकी 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 मतलब क्या परिस्थिति क्या है समझिए, ड्राउट है और आपने गोल्फ कोर्स बनाने के लिए पैसा डाल दिया है। मसला क्या है, हमको ड्राउट की सिचुएशन उम्मत मुस्लिमा की, हमारे सोसाइटी की सिचुएशन ड्राउट की है, फैमीन की सिचुएशन है, और हम कह रहे हैं कि बस गोल्फ कोर्स बनाइए, गोल्फ कोर्स बनाइए, गोल्फ कोर्स बनाइए, अच्छा गार्डन बनाइए। मैं कह रहा हूँ कि भाई आपके पास जो रिसोर्सेस है उसको स्प्रिंकल कीजिए ना, लेट बेसिक ग्रेन्स ग्रो। ऐसे पाक ऐसी अनाज पकनी चाहिए जो लोगों, हर तरह के लोगों के न्यूट्रिशन को परिपूर्ण करे, कम से कम ग्रास रूट लेवल पे। तो
होगा। इसमें क्या होता है कि छोटे से तबके को भी पढ़ने का मौका ऊपर तक जाके मिलता है। ग्रास रूट लेवल पे हम सबके लिए मतलब एक अच्छे से मौके फ्राहम करेंगे, अच्छा क्वालिटी एजुकेशन फ्राहम करेंगे, तो उसमें से बहुत डिफरेंट तरह के, डाइवर्स तरह के बच्चे बाहर आएंगे इंशाल्लाह। और वो देखिए, गरीब परिवारों से आने वाले जो बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका यूएसपी है ना, वो क्या है, वो बहुत बचपन से स्ट्रगल करके अपने सस्टेनेंस के सिलसिले में बहुत सारी स्किल्स नेचुरली सीख जाते हैं, जिसको फिर वो पैसे वाले बच्चे पैसा दे के सीखते हैं, वो गरीब बच्चे नेचुरली अपने एग्जिस्टेंस सस्टेनेंस के स्किल्स मतलब सीख जाते हैं। मतलब कोई एक बच्चा ऐसा है कि जो बचपन से ही मेहनत करके लारी पे अपने बच्चे अपने फादर के साथ काम करके धीरे धीरे बड़ा हुआ है। मेरे पास एग्जांपल है कि एक बच्चा ऐसा था जो अपने जो मच्छी बेचता था फुटपाथ पे बेच के, फिर आज वो जाके बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है। तो जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आने वाले बच्चों के जो नेचुरली स्किल एक्वायर करने का जो उनका पूरा स्ट्रेंथ है, उसको अगर हम सोसाइटी के रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल करके उसको फीड करेंगे, अच्छे से उसको न्यूट्रिशन देंगे, तो डाइवर्स फील्ड में जाने वाले बच्चों का बहुत बड़ा हमको वो मिलेगा, मतलब मास मिलेगा सर। और वो जब जाएगा तो ये सारे जो आप कह रहे हैं इश्यूज, वो धीरे धीरे इंशाल्लाह उसमें सॉल्यूशन आएगा। अब होता ये है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के कुछ बच्चों को, आप जो जिसे गरीब कहते हैं ना, गरीब से ज्यादा मैं समझता हूँ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, या तो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, वो ये ख्वाब जल्दी खरीद लेते हैं सर, और फिर इस तरह के ट्यूशन और कोचिंग संस्थानों में जाके अपना पैसा बर्बाद करते हैं। मैंने एक जगह कहा कि जो लोग नीट में 300 मार्क लेके आते हैं, है ना, वो कहीं से भी किसी भी तरह से एमबीबीएस बनने का ख्वाब देख के पैसा सोसाइटी का इस्तेमाल करके जो बन जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मेडिकल डॉक्टर बनने के सिलसिले में सिर्फ उसका पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट नहीं है। यू नीड टू बी ए वेरी मच इमोशनली इमोशनल हाई क्वेश्चन चाहिए आपको, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी चाहिए आपको मतलब वो एक उसको डायग्नोसिस करने के सिलसिले में उसका एक खास तरह का मतलब माइंडसेट चाहिए सर, वो माइंडसेट आपको चाहिए। वो जो बहुत सारी चीजें हैं, वो जरूरी चीजें वहां पे नहीं होती है, तो वो बच्चा जो किसी और फील्ड के लिए बना है, वो एक अच्छा क्लर्क तो बन जाता है मेडिकल फील्ड में, अच्छा डॉक्टर नहीं बनता है सर, क्योंकि वहां पे वो जॉब ही करता है सर। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमको ध्यान में रखनी चाहिए, जिसको लोगों को समझानी भी चाहिए सर। हाँ, मतलब ये डॉक्टर ही क्यों बनना है आपको, इंजीनियर ही क्यों बनना है, यानी आपके पास एक तो व्यवस्था बनाई आपने कि आपको एग्जाम पास करनी है, इतने परसेंट लेना है, उसमें एक अलग दौड़ है कि आप 95 लाइए, 99 लाइए। अब जो नहीं ला पा रहे हैं वो समाज से ही पैसे लेकर बन रहे हैं ना, समाज उस पर खर्च भी कर रहा है, वो डॉक्टर भी बन जा रहे हैं। तो क्या ये डॉक्टर और इंजीनियर ही समाज की जरूरत है, यानी ये भी हमें बात करने की जरूरत है। आप एक डॉक्टर से पूछ रहे हैं तो यार ये तो बहुत भारी सवाल है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के अलावा सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी को डिजाइन करते हैं, सोसाइटी को चलाते हैं, सोसाइटी को एक नया मतलब पैराडाइम देते हैं असल में। तो सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर से सोसाइटी चलती भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे तो क्या होगा उसका अभी से हमको मतलब एहसास होने लगा है असल में। हर फील्ड में जब आप किसी चीज़ को अबाउट द सैचुरेशन पॉइंट उसको सोसाइटी में लेके आते हैं, तो वो ग्रेजुअली फिर डिग्रेडेशन स्टेज में जाता है। किसी भी चीज़ का मतलब एक्सेस जो होता है वो धीरे धीरे उसको खराब ही करता है असल में, सोसाइटी में भी उसका मतलब बिगाड़ ही पैदा हम देख रहे हैं वो बिगाड़ को असल में। अनहेल्दी कंपटीशन इन एवरी फील्ड गिव्स वेरी बैड रिजल्ट इन सोसाइटी, उसके परिणाम हम खुद भी देख रहे हैं सोसाइटी में। तो हर तरह के लोग सोसाइटी में चाहिए। अब देखिए, जिन लोगों को पहले से ही यहाँ पे राज करने का मौका मिला है, वो पूरी कम्युनिटी को आप देखिए, वो हर तरह के फील्ड में है, वो जुडिशरी में भी है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी है, वो पुलिस सर्विसेज में भी है, वो सोशल सर्विसेज में भी है, वो पॉलिटिक्स में भी है। तो अगर सोसाइटी मतलब ये तो मानसिक तौर पे गुलाम कौमों का तर्ज अमल होता है जो आंखें बंद करके किसी एक दिशा में दौड़ पड़ते हैं। तो जो उनको गवर्न कर रहे हैं वो सब जगह है। हाँ, जो गवर्न करने वाले हैं, देखिए ना, जो कम्युनिटी गवर्न कर रही है ना, वो तो सब जगह पे है, और आपको बता रही है आपको उसी दिशा में जाना है। हाँ, और आपको बता रही है कि आपको एक ही दिशा में जाना है, मतलब वो टीचर भी है, वो बिजनेसमैन भी है, तो इसको समझने की जरूरत है। तो डॉक्टर साहब, जब इसको हम समझ रहे हैं कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं, हमको समाज को और भी लोग गवर्न करते हैं,
तो क्या मुस्लिम संस्थानों को ये काम नहीं करना चाहिए कि इस चीज़ का जब वो पहचान रही है तो ऐसे इदारे ही बने फुल फ्लेज कि जो पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी इस दिशा की तरफ आने के लिए आकर्षित करें, इसके बारे में उनको सही से बताएं कि भाई ये भी समाज की एक बहुत अहम ज़रूरत है। और जो एक बड़ा तबका मिसलीड हो रहा है हीरोइज़्म के चक्कर में और दूसरी चीज़ों के चक्कर में, वो बच जाए और समाज की एक बड़ी ज़रूरत जो है वो इसके ज़रिए से पूरी हो सके। तो मुझे जो बात आपके सवाल के जवाब में जो कहनी है वो प्रैक्टिकल बात से ज़्यादा आइडियोलॉजिकल बात है। मेरा ये मैसेज है मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस को, ये हमारी 3 हैसियत हैं इंडिया में। हम्म, एक हैसियत तो हमारी है कि हम अल्लाह ताला को हाकिम और अल्लाह ही हमारा मालिक है, हम्म, और ये जो दुनिया पूरी है वो अल्लाह की है, और हम इस दुनिया पे अल्लाह के नायब और खलीफा की हैसियत से भेजे गए हैं। हम्म, तो हम ग्लोबल सिटीजन हैं। हम्म, ठीक है, मतलब पैराडाइम शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आप समझिए, आप जो कह रहे हैं हम्म, उसमें जब तक हमारी साइकोलॉजिकल पोजीशन या हमारा पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा तब तक हम संस्थानों में कोई बदलाव नहीं ला पाएंगे। अब हमारे संस्थान तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो बहुत बढ़िया है यार, आप जाके देखिए। अब तो स्मार्ट बोर्ड भी हर क्लास में लग गए हैं, सीसीटीवी कैमरा, एसी वाले रूम हो गए हैं, क्लासरूम हो गए हैं, और हर तरह की मतलब वो सहूलतें बच्चों को फराहम करके, मतलब आप जानते हैं पेरेंट्स को खुश करके उनसे फीस लेने के बहुत सारे अलग अलग तरीके भी ढूंढ लिए हमारे संस्थानों ने। तो ये सब चीज़ों में कोई बदलाव से कुछ नहीं होने वाला है। असल में अब हमारा पैराडाइम शिफ्ट करना है हमको। और पैराडाइम शिफ्ट करने की जरूरी है कि हम हमारी हैसियत को समझें, और हम हमारे जो संचालक हैं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो सोसाइटी की सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको भी ये समझाएं कि हमारी 3 हैसियतें हैं। एक हैसियत तो है कि हम अल्लाह के नायब है, जो अल्लाह हाकिम है, मालिक है, दुनिया को पैदा करने वाला है, और उस हैसियत से हमारी ग्लोबल सिटीजनशिप है, हम पूरी दुनिया के लिए बनाए गए हैं। दूसरी हैसियत, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमारी इंडियन सिटीजनशिप है। हम इंडिया में हम इंडिया में रहना है, इंडिया में हम कंट्रीब्यूट करना है, और यहाँ का एक सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, यहाँ की एक डाइवर्स कल्चरल रिलीजियस बैकग्राउंड है, एक हमारे यहाँ पे एक काम हमारा तय पाया है असल में। और तीसरी हमारी हैसियत है कि हम हिंदुस्तान में एक माइनॉरिटी की हैसियत रखते हैं। तो कोई डेमोक्रेसी में जब कोई माइनॉरिटी की हैसियत रखता है तो वहाँ पे उसके आइडेंटिटी के साथ एग्जिस्टेंस के कुछ अलग मसाइल होते हैं। हम हमारे संस्थानों के जिम्मेदारों को हमारी ये 3 हैसियत कन्वे कर सकें और उनको समझा सकें कि हमारी ये 3 आइडेंटिटी जो है, वो 3 आइडेंटिटी के सिलसिले में हमें जिस तरह के इंसान चाहिए, सिटीजन्स चाहिए, जो ग्लोबल सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन हो, और साथ में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से यहाँ पे अपना रोल अदा करने वाले हों, वो बनाने के लिए हमें हमारे संस्थानों को ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा। हम ये पैराडाइम शिफ्ट कर पाएंगे तो हमारे संस्थानों में चेंज आएगा, उसके एजुकेशन इम्पार्टिंग टेक्निक्स में चेंज आएगा, उसके एजुकेशन इम्पार्टिंग रिसोर्सिस में मतलब अपग्रेडेशन होगा, इसे हम टीचर्स कहते हैं, उसके एजुकेशन इम्पार्टिंग फिनोमिनम सोसाइटी में कल्चरल जो कल्चर बनना चाहिए वो उसमें बदलाव आएगा सर। तो ये जो बदलाव है, उस बदलाव को लाने के लिए हमें ये बदलाव लाने की जरूरत है, ये नजरिए को हमें लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो अगर हमने ये नजरिया लोगों तक पहुंचा दिया, मतलब फॉर एग्जाम्पल अपने नजरिया पहुंचा दिया कि वी आर ग्लोबल सिटीजन्स, तो फिर आपके स्टैंडर्ड ग्लोबल बनेंगे, आपका पैराडाइम शिफ्ट होगा लोकल से ग्लोबल। जब आपका पैराडाइम शिफ्ट पूरा लोकल से ग्लोबल होगा तो आप फिर ऑक्सफोर्ड को देखेंगे, कैम्ब्रिज को देखेंगे, है ना, आप MIT को देखेंगे, आप फिनलैंड को देखेंगे, यू विल ट्राई टू गो टू सिंगापुर, वहाँ को जाकर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ की छोटी मोटी एजुकेशन टूर थोड़ी करेंगे, कभी कोशिश करेंगे हमारे टीचर्स को, मतलब आज कौन है अपने टीचर को सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम को सीखने के लिए भेजता है, कौन फिनलैंड भेजता है। लेकिन वो पैराडाइम शिफ्ट होगा तो ये सब चीज़ें होगी। तो ये बदलाव लाने के सिलसिले में हमें ये सब चीज़ें, मतलब हम इंडिया में रह रहे थे, हम इंडियन सिटीजन हैं, तो इंडिया के सिटीजन होने की हैसियत से हमारी कुछ हैसियत बनती है, कुछ राइट्स भी बनते हैं, कुछ ड्यूटीज बनती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्लोबल सिटीजन और इंडियन सिटीजन की हैसियत से हमारी बहुत सारी ड्यूटीज बनती है, राइट छोड़ दीजिए। हाँ, माइनॉरिटी की हैसियत से हमारे बहुत सारे राइट्स बनते हैं जिसको अवेल करना है हमको असल में।
तो जो ड्यूटीज हमारी बनती है, ये दो जो हमारे आइडेंटिटी है उसके जो हमारी ड्यूटीज बनती है, वो ड्यूटीज को मतलब परफॉर्म करने के सिलसिले में हमारा एक कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए। तो ये जब हम कर पाएंगे ना, तो वो कैरेक्टर कैसा बनना चाहिए, तो फिर वो कैरेक्टर के लिए एजुकेशन कैसा होना चाहिए, तो वो पूरी फिनोमेनन चेंज है। तो मेरा ये एक मैसेज है, और ये करने का काम है सर, और ये हमको कन्वे करना चाहिए लोगों को। तो मुस्लिम इदारों को, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये पैराडाइम शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब, आज हमने कई मुद्दों पर बात की है, पेरेंट्स पे और टीचर्स पे और बच्चों पे भी हमने बात की, संस्थान कैसे होने चाहिए उस पर भी बात की। तो मैं आखिर में चाहूँगा कि इन तीनों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और संस्थान के लिए, आप क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं, एक एक बात तीनों के लिए, कि इनको ये चीज़ें चेंज कर लेनी चाहिए। संस्थानों के लिए जैसे मैं कहना चाहता हूँ, संस्थान मतलब एडमिनिस्ट्रेटर्स, मेन तो मैसेज उनको जाना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है सूरह निसा में कि मुसलमानों अमानतदारों को सौंपिए। हम्म। मतलब ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से। दैट मीन्स कि ये अमानत जो उनको मिली है, वो अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एजाज़ है। तो वो अमानतदारी के एहसास के साथ संस्थानों को चलाए, ये उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। और अमानतदारी का एहसास का मतलब ये है कि सोसाइटी ने जिस काम के लिए उनको वहाँ पे मुकर्रर किया, उसको परफॉर्म करे अच्छे तरीके से, और जमाने की ज़रूरत के हिसाब से परफॉर्म करे। और उसके लिए ज़रूरी जो मैच्योरिटी है, ज़रूरी जो कोऑर्डिनेशन वगैरह है, या एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ के प्लेटफॉर्म क्रिएट करने वगैरह है, उसके लिए कोशिश करे, काम चाहिए। टीचर्स के लिए मैसेज है कि वो टीचिंग प्रोफेशन की नोबिलिटी को पहचाने, और एज ए मुस्लिम टीचर हम जब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन मुअल्लिम थे, तो हम प्रोफेटिक वे ऑफ टीचिंग जो है ना, उसको मतलब समझने की, उससे गाइडेंस हासिल करने की कोशिश करें। वो हर जमाने में मतलब बेहतर है, बेहतर है असल में। हमारा मसला ये है कि हमारे टीचर्स सीरत को बहुत कम जानते हैं। अल्लाह के नबी की सीरत को मतलब मैक्सिमम पढ़ना चाहिए, बहुत सारी किताबें अवेलेबल है। कुछ ना पढ़ें, मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी ना पढ़ें, अभी खाली अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ें, और अलग अलग एस्पेक्ट को पढ़ें, वो बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि वो अपने बच्चे को कमोडिटी या इस कंज्यूमरिज्म के पूरे सिनारियो में एक चेक ना समझे, जिसको उनको आगे जाके मतलब उसको कैश करना है। उनको उसको एक बहुत बड़ी एसेट और अल्लाह की तरफ से दी हुई सबसे बड़ी नेमत समझे, और उसको अपनी आखिरत का जरिया समझे। क्योंकि अल्लाह के नबी साहब ने कहा है कि इंसान जब मर जाता है तो दो ही चीज़ों से काम आती है हमारे लिए, तो आखिरत की फलाह और आखिरत की सक्सेस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दो ही चीज़ें हैं जो इंसान को काम आती है, उसके अच्छे अमल और उसके पीछे छोड़ी हुई उसकी नेक औलाद। तो उसके लिए दुनिया में भी मतलब उसके आगे नाम रोशन करने का जरिया बनेगी, और आखिरत में उसके लिए नजात का जरिया बनेगी। तो उसको उस हैसियत से उसको देखिए। ये मेरा मैसेज है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और एक इस अहम मुद्दों पर हमसे यहाँ पर बात की है। शैक्षणिक संस्थान, माता पिता, शिक्षक और बच्चे, इनसे लगते हुए अलग अलग मुद्दों पर आज हमने बहुत ही तफसील से बात की है। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आ रहे हैं तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप और किन किन विषयों पर हमसे पॉडकास्ट में चर्चा सुनना चाह रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ।